सबसे पहले तो मैं सब दोस्त जो आज इस विशेष और अहम पत्रकार वार्ता में जुड़े हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और की ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। प्रशांत जी, क्या आप तैयार हैं? यस सर, वी आर रेडी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम एक संक्षिप्त परंतु विशेष और अहम विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। कोरोना महामारी के संकट से पैदा हुई आर्थिक मंदी व आय की तंगी पर मरहम लगाने की बजाय मोदी सरकार जले पर नमक छिड़कने में लगी है। केवल एक महीने पहले 23 मार्च 2020 को सरकार ने 30,42,000 करोड़ का बजट पारित किया था। स्वाभाविक तौर से बजट में आय व खर्चे का लेखा जोखा स्पष्ट तौर से दिया जाता है। फिर बजट पेश करने के 30 दिन के अंदर ही मोदी सरकार सेना के जवानों, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाकर क्या साबित करना चाहती है। कल 23 अप्रैल 2020 को ठीक बजट पेश करने के ठीक एक महीने बाद वित्त मंत्रालय द्वारा एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर बैक डेट से यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते, महंगाई राहत व सभी पुरानी और भविष्य की किस्तें काट दी गई। साथ में यह फरमान भी जारी कर दिया गया कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई बकाया या पुरानी किस्तें किसी कर्मचारी या पेंशनर को नहीं दी जाएंगी। इस अन्यायपूर्ण कटौती से लगभग 113 लाख देश के सैनिकों, कर्मचारियों व पेंशनरों की तनख्वाह से सालाना 37,530 करोड़ की कटौती की जाएगी। इन 113 लाख कर्मचारियों में 49,26,000 या 50 लाख सर्विंग कर्मचारी व 61,17,000 या लगभग 62 लाख पेंशनर शामिल हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की कटौती कर जख्म देने की इस कवायद ने देश की रक्षा करने वाले तीनों सेनाओं के हमारे सैनिकों तक को नहीं बख्शा। इस कटौती से 15 लाख सैनिकों और 26 लाख मिलिट्री पेंशनरों के 11,000 करोड़ रुपया काट लिया जाएगा। कर्मचारियों और मध्यम वर्ग पर सरकार ने पिछले 30 दिनों में यह पहली चोट नहीं पहुंचाई। 31 मार्च 2020 को ही सभी नेशनल सेविंग स्कीम्स में 1 से 1.5% ब्याज दरों की कटौती कर 30 करोड़ जमाकर्ताओं के ब्याज में 19,000 करोड़ सालाना ब्याज में आय की कमी आई थी। यही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेविंग्स बैंक अकाउंट में ब्याज की दरें 3% से घटाकर 3% कर दी गई और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की दरें 0.25 से 0.5 यानी आधा प्रतिशत तक काट ली गई। केवल इस कटौती से जो सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की है, 44.51 करोड़ खाता धारकों को, जिनमें से अधिक कर्मचारी हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें सालाना ब्याज के 9,429 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मोदी सरकार अपने बेफजूल व गैर जरूरी खर्चों में कोई कटौती नहीं कर रही। सबसे पहले, अगर सरकार को पैसे की तंगी है तो बजट में जो बेफजूल और गैर जरूरी खर्चे हैं उनकी कटौती अनिवार्य है, परंतु उनकी कटौती ना कर मोदी सरकार सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों की जिंदगी की सारी आय पर हमला बोल रही है।
कोरोना संकट के बावजूद आज तक मोदी सरकार ने ना तो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट खारिज किया, न ही मोदी सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट खारिज किया, ना ही सरकार ने 30% कटौती, अगर आप तनख्वाहें, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, पेंशन इत्यादि छोड़ दें तो बाकी के सरकारी खर्चों में 30% कटौती की घोषणा की, जिससे अकेले 2.5 लाख करोड़ रुपया और बच सकता था। यह दर्शाता है कि मोदी सरकार की पथ भ्रमित प्राथमिकताओं का यह जीता जागता सबूत है। हम मांग करते हैं कि देश के सैनिकों, देश के मिलिट्री पेंशनरों, देश के सरकारी कर्मचारियों और देश के हमारे पेंशनरों, उनकी तनख्वाह, उनका महंगाई भत्ता ना काटकर सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसा 20,000 करोड़ रुपए का बेफजूल खर्च, सरकार 1,10,000 करोड़ रुपए का बुलेट ट्रेन खर्च, सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपया अपने सरकारी खर्च में अगर कटौती करती और ये पैसा गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को देती तो पूरा देश इसकी तारीफ करता। मोदी जी, ये पथ भ्रमित प्राथमिकताएं छोड़िए और गरीबों, मध्यम वर्गीय लोगों, सरकारी कर्मचारियों और देश के सिपाहियों और सैनिकों, उनके पैसे को दोबारा से उनके हाथ में दीजिए, ताकि वो इस कोरोना की महामारी में आर्थिक संकट से जब जूझ रहे हैं, उन पर मरहम लगाने की बजाय आप उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। हम मांग करते हैं कि भाजपा सरकार इस पथ भ्रमित नीति को फौरी तौर से बंद करे। इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न है आप अवश्य पूछिए, स्वागत है। Do you want to say that in English for a while? Yeah, can I very briefly say it in English? I think as suggested by my colleague, that will be appropriate. Friends, Government of India, instead of healing the people by giving them financial support, is hurting the people of India. Only 1 month ago, on 23rd March 2020, Government of India passed a budget of 30,42,000 crore. It is but presumed that budget is a correct accounting of expected revenue as also expected expenditure. And in case ever the expected expenditure was to fall, expected revenue was to fall, the first thing that you will proceed to do is to cut down wasteful and vanity expenditure rather than hitting at the income of people of India. But yesterday on 23rd April, the Finance Ministry issued a strange and a shocking order whereby from Sanjeev ji, can you constantly not touch your screen, please? Whereby Government of India proceeded to, from back date, that is 1st January 2020, proceeded to cut the dearness allowance, dearness pay of 113 lakh central government employees as also central government pensioners. The tragic part is that by deducting this amount from 1st of January 2020 up to 30th of June 2021, that is for a period of 1.5 years, Government of India proceeds to deduct almost 38,000 crore from the income of these middle class government employees and pensioners who rely completely on the pensions that they receive. Such government employees are about 50 lakh in numbers, serving government employees, and about 62 lakh of whom are pensioners. Even more tragic and objectionable is the fact that Government of India has not spared our armed forces also. Modi ji has deducted 11,000 crore rupees of the 15 lakh serving armed forces personnel and nearly 26 lakh military pensioners.
What is their fault? They are serving the nation in times of all types of crisis. Instead of curbing the wasteful expenditure of the government has been constantly hitting at the income of government employees and the middle class people. And this is not the first time in last 30 days that they have proceeded to do so. Please remember that only recently in March 2020, government had proceeded to reduce the interest across the board of 1 to 1.5% on all national savings schemes. Not only that, the State Bank of India had reduced its interest rate on savings bank account from 3.25% to 3% and on fixed deposit by 0.5%. By these two steps alone, Government of India from National Savings Scheme had deducted 19,000 crore annually from the 30 crore depositors in the National Savings Scheme. And of the 44 crore 51 lakh depositors in State Bank of India, by reduction of interest on FDs and on savings account, they have lost annually interest component of 9,429 crore. On one side, instead of putting money in the hands of the pensioners, on the money in the hands of our armed personnel of the three armed forces, money in the hands of our middle class government employees, you are deducting their money, 38,000 crore annually. And on the other side, government is carrying on with its wasteful and vanity expenditure like the 20,000 crore Central Vista project, a meeting for which was held even yesterday and which is proceeding full steam ahead. Government has not, Modi ji has not cut the 1,10,000 crore bullet train project. Modi ji has not imposed 30% cut on the wasteful expenditure of the government, which would come to close to 2.5 lakh crore. Instead of proceeding to deduct these wasteful expenditure, either by way of constituting an expenditure control commission or through the agency of the finance ministry, it is the common people, 113 lakh government employees, pensioners, the personnel and the retired personnel of the armed forces who are bearing the brunt of the misconceived priorities and policies of this government. May I also ask one more question through you to Modi ji? Modi ji, on one side you are telling the state governments as also the private sector not to cut wages and salaries. On the other side, you are yourself cutting the dearness allowance and dearness pay worth 38,000 crore of 113 lakh central government employees and pensioners. Is it not an indicator for all the entire private sector of the country to follow suit and to cut wages and allowances of their employees? Is it also not an indicator to all state governments to cut dearness pay, dearness allowances and salaries of their own employees? If this kind of mayhem will continue, how will you put money into the hands of people who are most needy and need it the most? After all, our senior citizens are pensioners. They are the ones who need money the most. They are the ones who require this money. They are the ones who have the maximum requirement. Government employees is making both ends meet barely on account of the salary that he or she gets. Why are you attacking the income of the most vulnerable sections and putting that money in projects like the bullet train project of 1,10,000 crore, in wasteful expenditure of the government, and in the 20,000 crore Central Vista project? This proves misconceived priorities of this government. That is what we wanted to say. Any questions, you're welcome to ask. Thank you, sir. We'll first take questions on suo moto. फ्लोर पे मेरे ख्याल से ANI से सैयद जी हैं, IANS से, सॉरी सैयद जी, आप सुओ मोटो पे सवाल पूछना चाहते हैं? इमाम साहब, कोई और पूछना चाहता हो सुओ मोटो पे?
On the suo moto, if you want to ask, you welcome. Yeah. I'll जी ask. सुओ मोटो पे मेरा सवाल है। मोहित प्रणाम जी। मोहित जी रणदीप जी सर। जी पूछिए। रणदीप सर, मेरा सवाल ये है कि अब तक जो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो 8 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। रोजाना करीब 35,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऐसे में जो महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स की बात करें या सरकारी कर्मचारियों की बात करें, मोदी सरकार ने रोक इस पर लगा दी है। कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर मोदी सरकार को क्या एडवाइस देगी कि वो इस तरीके के भत्ते न काटकर पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि 8 लाख करोड़ का अब तक तो नुकसान हो चुका है और आगे आने वाली जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके मुताबिक ये नुकसान रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा एक सवाल और मैं इससे जोड़ के पूछना चाहता हूँ कि पहले मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, मैं आपका फिर दूसरा प्रश्न ले लूंगा। जी 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 मोहित जी, आज वक्त की मांग है कि सरकार हर जरूरतमंद वर्ग के हाथ में पैसा दे ताकि वो कोरोना की महामारी और उससे उत्पन्न हुए आर्थिक संकट जिसकी आपने चर्चा की, उससे खुद के परिवार का पेट भी पाल सके और यथासंभव दवाई और परिवार का पालन पोषण भी कर सके। ऐसे में वो 15 लाख सैनिक जो तीनों सेनाओं के हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, उन 15 लाख सैनिकों और 26 लाख मिलिट्री पेंशनर्स की पेंशन 11,000 करोड़ रुपया सालाना पेंशन का और से महंगाई भत्ता काटकर सरकार क्या साबित कर रही है? 113 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स, जिनमें लगभग 61-62 लाख पेंशनर्स हैं और लगभग 50 लाख सर्विंग सरकारी कर्मचारी हैं। ये वो लोग हैं जो कोरोना की महामारी की जंग में सबसे आगे सेनानी के तौर पर खड़े हैं और पेंशनर्स हमारे सीनियर सिटीजन हैं। एक समाज और सरकार के तौर पर मोदी सरकार का ये कर्तव्य है कि इन वर्गों के हाथ में पैसा जाए, ना कि इन वर्गों का पैसा पिछली डेट से 1.5 साल के लिए काट लिया जाए और इन्हें अपने रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। मदद करने की बजाय जले पर नमक छिड़क रही है मोदी सरकार। अगर जरूरी है, पैसे की आवश्यकता है, तो फिर सबसे पहले 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर ताला क्यों नहीं लगाया जाता? 20,000 करोड़ तो सीधा यहीं से बच जाएगा। 1,10,000 करोड़ रुपया आपके पास बुलेट ट्रेन के लिए तो है, परंतु 11,000 करोड़ रुपया देश के सैनिक के लिए नहीं। ये किस प्रकार की विडंबना है? सरकार के खर्चों में अगर आप 30% कटौती कर दें, वो भी ना तनख्वाह में, ना पेंशन में, ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में, इन्हें छोड़कर, तो जैसा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था, 2.5 लाख करोड़ तो सरकार के खर्चों में कटौती से बच सकता है, परंतु आप वहां कटौती नहीं करेंगे, वहां के लिए आपके पास पैसा है, पर 113 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए 37,500 करोड़ रुपया नहीं, देश के सैनिकों और देश के मिलिट्री पेंशनर्स के लिए 11,000 करोड़ रुपया नहीं। क्या ये पथ भ्रमित प्राथमिकताओं को प्रदर्शित नहीं करता और क्या ये नहीं दिखाता कि सरकार का पूरा रवैया अन्यायपूर्ण है, इसलिए इसे दुरुस्त करने की जरूरत है? धन्यवाद। रणदीप जी, मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जी, मैं पूछ सकता हूं सर? जी पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि देश में जिस तरीके से कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, इस सिर्फ हिंदुस्तान में ही इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, बल्कि विदेश में हमारे 2 करोड़ 81 लाख के आसपास जो है हमारे पासपोर्ट पर विदेशों में काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, सिंगापुर, फिलीपींस, अमेरिका में काम करते हैं, वो वापस आएंगे क्योंकि वहां पर कोरोना की महामारी विकराल स्थिति में पहुंच चुकी है। तो क्या भारत सरकार को जब वो वापस आएंगे तो हिंदुस्तान के लिए तो ब्लूप्रिंट बनाना ही पड़ेगा? क्या उनके लिए भी उनको हिंदुस्तान को कोई ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, क्योंकि स्थितियां और ज्यादा विकराल हो जाएंगी? कल ही कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में इसकी चर्चा की गई है और कहा गया है कि जो जो विदेश में भारत के नागरिक हैं और जो अपने देश, अपने परिवार के पास वापस आना चाहते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता तो उनके लिए विशेष हवाई जहाज लगाकर उनकी प्रॉपर टेस्टिंग करके उन्हें अपने परिवारों के पास वापस आने की इजाजत देनी चाहिए।
बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी कांग्रेस कार्य समिति के कल के प्रस्ताव और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चर्चा की। CMIE की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 12 करोड़ बेरोजगार जिस प्रकार से देश में इस कार्यकाल में हुए हैं उसकी चर्चा भी की। बेरोजगारी पहले से ही बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में था। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर कदम उठाएगी। पर आज मैं एक विशेष विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। ये 113 लाख कर्मचारी नहीं, ये 15 लाख मिलिट्री के वो सिपाही नहीं जिनकी वजह से आप और मैं सुरक्षित हैं, ये वो 26 लाख मिलिट्री के पेंशनर्स नहीं जिन्होंने देश के लिए सेवा की है, परंतु ये इस देश के कोरोना से जंग लड़ रहे सेनानी हैं। उनकी जेब से 38,000 करोड़ रुपया सालाना काटकर मोदी जी क्या साबित करना चाहते हैं, जबकि वो 1,10,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन नहीं बंद कर रहे, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं बंद कर रहे और 2.5 लाख करोड़ की कटौती जो वो सरकारी फजूल खर्ची में कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। बजाय गरीब तबकों की मदद करने के वो इस प्रकार के बेफजूल खर्चे वाले प्रोजेक्ट चला रहे हैं और साधारण 113 लाख सरकारी कर्मचारी परिवारों का पेट काट रहे हैं। ऐसा क्यों? इसी से जुड़ा सवाल एक मेरा। अरुण जी, अरुण मेरा भी रिलेटेड क्वेश्चन है सर। रणदीप जी, गो अहेड अरुण जी, गो अहेड। इसी से संबंधित एक सवाल, एक स्पष्टीकरण चाहिए छोटा सा कि क्या सेंट्रल विस्टा और बुलेट ट्रेन इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर आप परमानेंट ताला लगाने की बात कर रहे हैं या टाइम बिंग कुछ दिनों के लिए इसको रोकने की बात कर रहे हैं, पहली बात। और मेरा सवाल यह है कि इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसने हिंदुस्तान के लिए ये कहा है कि जो इस्लामोफोबिया फैला करके कोविड से उनको जोड़ा जा रहा है वो ठीक नहीं है, जल्दी से जल्दी माहौल ठीक किया जाना चाहिए। आपका पहला सवाल, जब तक सरकार गरीब तबकों, मजदूरों, छोटे और लघु उद्योगों, हमारी इंडस्ट्रीज, बेरोजगारी की व्यवस्था, इन पर नियंत्रण नहीं पा लेती, तब तक सरकार को सब बेफजूल और गैर जरूरी खर्चों पर रोकथाम लगानी चाहिए। और जरूरी हो, सरकार का यह कर्तव्य था, जिस दिन जनता कर्फ्यू लगाया उसी दिन प्रधानमंत्री जी को एक एक्सपेंडिचर असेसमेंट कमीशन बना देना चाहिए था और हर गैर जरूरी और बेफजूल खर्च को रोक देना चाहिए था। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि कल भी प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बैठक बुलाई। ऐसे में जब लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, जब मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहा है, जब नौकरियां जा रही हैं, तो प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन, 1,10,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट क्यों चलाना चाहते हैं? इनको फौरन रोकना चाहिए जब तक स्थिति पूर्णतया सामान्य ना हो जाए और प्राथमिकता निर्धारित होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर भारत सरकार अपने खर्चे में 30% कटौती करे तो 2.5 लाख करोड़ रुपया बच सकता है। मोदी जी को ये चाहिए, भाजपा को ये चाहिए, बजाय 113 लाख सरकारी कर्मचारियों, 15 लाख देश की सेना के सिपाहियों, 26 लाख मिलिट्री पेंशनरों, 62 लाख दूसरे पेंशनरों, इनकी जेब से पैसे की, इन साधारण मध्यम वर्गीय लोगों की जेब से पैसे की कटौती करने की बजाय बेफजूल खर्चे पर रोक लगाए और जो पैसा बचाना है वहां से बचाए। दूसरा सवाल, भारतवर्ष की कांग्रेस पार्टी की सदैव से एक पूर्व निर्धारित नीति रही है, किसी दूसरे देश को भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी का अधिकार नहीं, और हम ये राय देते हैं हर उस देश को कि वो बजाय हमें राय देने के वो अपने आंतरिक मामलों को ठीक करें और हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी न देवें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला सवाल मौसमी का है। No, I related this question, Somoto. Parnab ji. We will come to you, sir. Let's have one by one, please. Pranab ji, Mosmi, are you there? If Mosmi is not there, Preeti, आप पूछें. She is here. Mosmi is here. Okay. Okay. Preeti, come after that.
सर मेरा सवाल प्राइवेट लैब की टेस्टिंग को लेके है, बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। लगभग 16 से 17% ही पूरी टेस्टिंग प्राइवेट लैब्स में हो पा रही है और तमाम प्राइवेट लैब्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो गाइडलाइंस है वो क्लियर कट नहीं है। बॉर्डर्स पे उनको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है और हर जगह सेम है, वो अपनी अलग गाइडलाइन इशू कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो टेस्टिंग है काफी कम हो रही है और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को क्लियर कट है? और जुड़ा सवाल है कि क्या एम्बिट जो टेस्टिंग का है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को लेकर भी तमाम लैब्स ये कह रहे हैं कि लोगों को दिक्कत हो रही है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लॉकडाउन के चलते मिल नहीं रहा है और इसलिए भी टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही सरकार को आगाह भी किया, सुझाव भी दिया और अनुरोध भी किया कि क्योंकि कोरोना महामारी का वैक्सीन या दवाई उपलब्ध नहीं, तो ऐसे में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन यही एकमात्र रास्ता है। परंतु बार बार अनुरोध करने, सचेत करने, जगाने, लिखने, बताने के बावजूद भी सरकार टेस्टिंग को लेकर आज तक भी संपूर्णतया ना सचेत है, ना जागरूक है और ना ही टेस्टिंग की संख्या सफिशिएंट है। प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक पार्टनर के तौर पर सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर टेस्टिंग के अंदर अड़चन लगानी चाहिए, जैसा दिख रहा है। कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कार्य समिति को यह बताया कि आज तक भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने सीएमसी और डीएमसी लुधियाना, जो दो सबसे बड़े अस्पताल पंजाब के हैं, उनको टेस्टिंग फैसिलिटी के तौर पर इजाजत नहीं दी। यही कहानी लगभग सब बड़े और जो जिन अस्पतालों में सुविधा है उनकी है। सवाल यह है कि जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, अब रैपिड टेस्टिंग किट्स के ऊपर भी जो चाइनीज मेड हैं उनके ऊपर शक शुबा खुद आईसीएमआर ने जारी किए हैं राजस्थान सरकार की शिकायत के बाद। टेस्टिंग के बगैर कोरोना पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, यह बात सीधे तरीके से मोदी सरकार को समझनी पड़ेगी, इस बारे सजग होना पड़ेगा और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज को सरकारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ पार्टनर के तौर पर शामिल करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न। थैंक यू सर। प्रीति अपना सवाल पूछिए। प्रीति जी कम इन प्लीज, अनम्यूट करिए। आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रहा आपका, एक बार दोबारा प्रयास करें। थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लिख के भेजें, हम सवाल ले लेंगे आपका। जैनेंद्र एबीपी से हैं, जैनेंद्र आइए। जैनेंद्र गो अहेड प्लीज। जी नमस्ते सर। मेरा सवाल सर आपके सो मोटो पे था कि महंगाई भत्ते में कटौती पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो दो प्रोजेक्ट्स रोकने की बात आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगता सर कि एक तरफ जब रोजगार में लगातार गिरावट आ रही है, रोजगार के मौकों में, तो ये दोनों निर्माण कार्य से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या सेंट्रल विस्टा, और दोनों से ही बड़ी संख्या में रोजगार जनरेट होगा। तो एक तरफ आप लोग अगर रोजगार की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ रोजगार से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं? इस पर मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। जैनेंद्र जी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन से कितने रोजगार आएंगे? पर 1,30,000 करोड़ रुपए की ये कमिटमेंट है। आपके पास जो आज रोजगार हैं, पहली प्राथमिकता है उनको प्रोटेक्ट करना। 113 लाख आपके पास कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, जिनमें 15 लाख तीनों सेनाओं के सिपाही हैं और 26 लाख मिलिट्री पेंशनर्स हैं। आज सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि हर मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा देवे, ताकि वो कोरोना महामारी और उससे उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से लड़े, ना कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के मुंह का निवाला छीन ले।
सरकार का 23 अप्रैल 2020 का निर्णय, जिससे 113 लाख सरकारी कर्मचारियों का डियरनेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, ये सब वापस ले लिए गए हैं। हमारी सेनाओं का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वापस ले ली गई है। ये जले पर नमक छिड़कने जैसा है। कुछ हजार नौकरियां पैदा होंगी, परंतु लाखों रोजगार आज जा रहे हैं, और आप जो लोग रोजगार पर हैं उनकी आय और रोजी रोटी भी छीन रहे हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इस देश की कोरोना महामारी की जंग में आर्थिक संकट से जूझने पर प्राथमिकता कदापि नहीं हो सकती, उसको फौरी तौर से बंद किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए नया दफ्तर बनाना, नई संसद बनाना, न प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए नया कार्यालय बनाना, क्या ये सरकार की प्राथमिकता आज होनी चाहिए? या फिर एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए? सरकार अभी 30,42,000 करोड़ का बजट एक महीना पहले देकर आई है। क्या सरकार का पैसा खत्म हो गया है? और अगर सरकार ही अपने कर्मचारियों का पैसा काटेगी तो फिर वो किस विवेक से या किस अधिकार से प्राइवेट सेक्टर को ये कहेगी, या फिर पत्रकार समूहों के मालिकों को ये कहेगी कि आप अपने कर्मचारियों की नौकरियां मत निकालिए, आप अपने कर्मचारियों की तनख्वाह मत काटिए। और अगर भारत सरकार का अनुसरण कर प्रांतीय सरकारों ने भी सभी कर्मचारियों की तनख्वाह काट दी तो ये राशि 1,20,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी। आप ये सोचिए कि जब लाखों कर्मियों, सरकारी और दूसरे कर्मियों, फौज पर हमारी रक्षा करने वाले सैनिकों, उनकी जेब से उनकी आय का पैसा आप काट लेंगे तो वो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे कैसे? इसलिए बेफजूल की खर्ची बंद करिए, गैर जरूरी एक्सपेंडिचर बंद करिए, सरकार के बेफजूल खर्चों पर कटौती करिए। केवल उन्हीं से ही, मैंने जो आपको आंकड़ा दिया है वो 2.5 लाख और 1,30,000 करोड़ का है, यानी 3,80,000 करोड़ तो केवल इन 3 कदमों से बच सकता है। तो आप 37,000 करोड़ गरीब कर्मचारियों का और देश के सैनिकों का क्यों काट रहे हैं? प्रश्न ये है। अगला सवाल शशिधर जी हैं अमर उजाला से, उसके बाद आप पूछेगा सिद्धार्थ। शशिधर जी सवाल पूछें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ शशिधर जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। प्रणाम। जी मेरा सवाल सर मेरा यह सवाल है कि सरकार एक तरफ टेस्टिंग फैसिलिटी को पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, अदर्स जो ओपीडी दूसरे और मर्जों की चलती है वो सारी की सारी बंद पड़ी है, लोगों की तमाम प्रॉब्लम है, लॉकडाउन की एक स्थिति है, लॉकडाउन के भरोसे ऐसा लगता है कि सरकार बैठी है कि हम इसके जरिए कोविड-19 पर काबू पा लेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार वास्तव में फेल हो रही है, या आपको लगता है कि जनता वास्तव में जनता के दर्द को न समझ के सरकार एक अलग एजेंडे पर या अजीब से रास्ते पर चल रही है? क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, कोरोना से लड़ाई सामूहिक है, ये राजनीतिक दलों की नहीं। और कांग्रेस सरकार के सकारात्मक और रचनात्मक समर्थन में खड़ी है, परंतु जैसे जैसे और जहां जहां मोदी सरकार हो या कोई प्रांतीय सरकार अपने मार्ग से भटकेगी और जनता का पक्षधर ना होकर कोई ऐसा नीतिगत निर्णय लेगी जिससे कोरोना महामारी से लड़ाई कमजोर होगी, तो हम उसका उजागर अवश्य करेंगे। जैसा पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी ने सुझाव दिया, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटाइन, यही एक रास्ता है कोरोना से लड़ने का, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं। परंतु उसके बावजूद भी आप इतनी देर में अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाए। उसका क्या कारण है और क्या कमियां हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। दूसरा, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उनको एक पार्टनरशिप के तौर पर सरकारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ जोड़ना चाहिए था, परंतु सरकार नहीं जोड़ रही। इसके पीछे क्या खामियां और कमियां हैं, इसका जवाब सरकार दे। तीसरा, हर छोटे कस्बे और शहर में हमारे डॉक्टर साथी हैं जो छोटे छोटे क्लिनिक्स चलाते हैं, उन सबको भी
आप अपनी टेस्टिंग मॉड्यूल के अंदर शामिल कर कोरोना वॉरियर बना सकते थे ताकि कोरोना का संक्रमण रोका जा सके, परंतु बजाय उन क्लिनिक्स को कोरोना वॉरियर बनाने के, हर कस्बे और शहर के डॉक्टर का इस्तेमाल करने के, उन सब पर आपने ताला लगवा दिया है और वो सब डॉक्टर साहिबान अपना अपना क्लिनिक और छोटा छोटा अस्पताल छोड़कर घर पर बैठे हैं। इसमें सरकार की क्या कमियां या खामियां हैं? और सरकार 3 मई जब क्वारंटीन का पीरियड खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद संक्रमण बढ़ने का अंदेशा है, तो सरकार की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन को लेकर क्या पॉलिसी है, इसके बारे में हम भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर, उनके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये देश जानना चाहेगा, ऐसा हमारा मानना है। कहीं ना कहीं सरकार पथ भ्रमित और दिग्भ्रमित है। सिद्धार्थ पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सिद्धार्थ सर, वैसे तो आपके जवाब में कई मेरा सवाल का जवाब का काफी आ चुका है जवाब, लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा हूँ, बांग्लादेश में टेस्टिंग जो है वो फ्री है, अभी आज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें श्रीलंका में भारत के मुकाबले बहुत कम रेट है, तो क्या सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं अपनी टेस्टिंग कराना, लेकिन जो अभी टेस्टिंग सेंटर्स हैं, ये जो प्राइवेट लैब्स हैं, वो उनकी रीच से बाहर दिखाई देते हैं रेट्स। दूसरी बात ये कि जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तारीख के बाद में लॉकडाउन के बाद चलाने की बात कर रहे हैं, तो जो कंपनियां हैं या जो काम शुरू करना चाहेंगे उन्हें एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना अभी जल्द जाने वाला नहीं है, WHO ने साफ किया है। तो ऐसे में सरकार को कोई वो प्लान नहीं बनाना चाहिए कि जो इक्विपमेंट, एक थर्मल स्क्रीनिंग का इक्विपमेंट जिसकी कीमत अब से 2 महीने पहले 1000 रुपये हुआ करती थी, उस पे कंपनियां मनमानी तरीके से उसको 6000, 7000, 8000 रुपए का जो है MRP पर बेच रही हैं और उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके की फैसिलिटी भी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी है तो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और ऐसी तमाम चीजें होंगी जो जिनकी रिक्वायरमेंट जो है उन इंडस्ट्रीज को, उन कंपनीज को और उनको होगी, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो टेस्टिंग के बारे में मैंने कई बातें आपके संज्ञान में लाया, पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है टेस्टिंग की लागत का। भारत सरकार ने 4500 रुपया टेस्टिंग की लागत फिक्स कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुफ्त किया तो सरकार दौड़ी सुप्रीम कोर्ट गई और कहा कि नहीं, ये टेस्टिंग की लागत ली ही जानी चाहिए। सवाल ये है कि 130 करोड़ के देश में अब हमने देखा कि केवल विदेश से आए लोगों में संक्रमण नहीं, ऐसे लोग जो कभी उनके कांटेक्ट में नहीं आए उनमें भी संक्रमण पाया गया है। वो चाहे पत्रकार साथी हों, चाहे वो एसेंशियल सर्विसेज चलाने वाले साथी हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, चाहे वो डॉक्टर, नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स हों, चाहे वो अलग अलग जगह ड्यूटी देने वाले लोग हों, चाहे वो राशन की दुकान पर बैठने वाले लोग हों, ऐसे अनेकों लोग संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में टेस्टिंग का 4500 रुपये लागत करने का क्या क्राइटेरिया है? कम से कम स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री इसमें बताएं, और इसके अंदर वो क्या कमी करेंगे ताकि गरीब साधारण व्यक्ति सही मायने में संक्रमण के अंदेशा होने पर अपनी टेस्टिंग करवा पाए। दूसरा, फाइनेंशियल एक्शन प्लान 2 यानी आर्थिक राहत पैकेज वक्त की मांग है। हमारा छोटा छोटा लघु उद्योग और इस देश के 7 करोड़ से अधिक दुकानदार आज भूखमरी और धंधा चौपट होने की कगार पर खड़े हैं, परंतु सरकार ने एक फूटी कोड़ी राहत ना MSMEs को दी, ना दुकानदारों को दी, ना अनऑर्गेनाइज्ड व ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों को दी। ऐसे में नॉर्मल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चालू कैसे हो पाएंगी, ये एक सवाल है। और तीसरा, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की ब्लैक मार्केटिंग, थर्मल्स की ब्लैक मार्केटिंग, मनमाने रेट्स, ये एक मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है, परंतु सरकार के पास इस सब को रोकने का क्या प्लान है, आज तक ना स्वास्थ्य मंत्री ने आगे आकर बताया, ना प्रधानमंत्री जी ने, और इसको लेकर पूरा देश चिंतित है। धन्यवाद।
Sir, we are already 45 minutes and still have Samya, Ramanji, then Preeti, and a couple of more. Next question, Samya. Restrict it to last two questions, please. Samya, please go ahead fast. Sir, my question is pertaining to a tweet by Mr. Shashi Tharoor yesterday, where he says that while there are several states that have decided to not use the rapid testing kit because they are all turning out to be faulty, the government will have to explain that where are they using the MP-led funds thereby? Are they diverting this to buy and procure faulty testing kits? That is my first question to you. My second question is about Mr. D.K. Shivakumar making a statement saying that let me answer the first question, Samya. I think, well, I have not seen the tweet, but that's a genuine concern being raised by a public representative and a member of parliament from Tiruvananthapuram, Kerala. After all, how is the money being collected from people to fight COVID-19 being used? People have a right to know. It's normal for government to hold itself accountable through a transparent mechanism, telling the people of the country that the money you have donated, that the money that has been collected is being utilized to procure or to treat or to fight corona by 1, 2, 3, 4, 5 steps. And that is how the expenditure has been done. If Prime Minister was to take a lead and put out all the figures of PM CARES Fund, that is donors and expenditure, it would be a laudable start, and we will all appreciate it. We sincerely hope that a sincere advice, a bona fide advice, a honest advice coming from a member of parliament, Shri Shashi Tharoor, would be considered by the Health Minister and the Prime Minister. Thank you. So my second part to the question is about Mr. D.K. Shivakumar. Can I come back to you in the second round? And sure, sir. Sure, sir. Raman, come. Sir, Raman ji. सर मेरा सवाल ये है कि आज दिल्ली में एक दो जगहों पर जहां पे मस्जिदों में अजान पढ़ी गई, पुलिस आई और पुलिस का ये कहना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसकी अनुमति नहीं दी है, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का बयान आया है कि अजान की अनुमति है लेकिन नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस बारे में सरकार को साफ तौर पे गाइडलाइन देनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो? और दूसरा सवाल, एक छोटा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते की राहत मिली है एक निजी चैनल के एडिटर को जिनके खिलाफ पूरे राज्य में एफआईआर दर्ज की गई थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से? बीजेपी इसे एक बड़ी जीत मान रही है। पहला सवाल सर, वो अजान वाले पे पुलिस को पता नहीं था, जस्ट एक ऐड करने के लिए। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। आ रही। पहला सवाल, देखिए, कोरोना महामारी ना धर्म जानती, ना देश जानती, ना जाति जानती, ना क्षेत्र जानती, और सभी सरकारों ने निर्देश दिया है कि वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या फिर कोई और धर्म स्थान हो, वहां लोग एकत्रित ना हो ताकि कोरोना संक्रमण की कोई गुंजाइश ना बचे। इसकी अनुपालना सबको करनी चाहिए और सभी धार्मिक और समाज सेवी संगठनों को भी स्ट्रिक्टली इसकी अनुपालना करनी चाहिए। सब व्यक्ति अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने अपने ईश्वर को अपने अपने घर में भी उनकी पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का अगर कोई आदेश है तो उसको इस स्पिरिट में देखने की आवश्यकता है। दूसरा सवाल, जो मामला सब जुडिस है उस पर हम टिप्पणी नहीं करते। कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करने दीजिए, पर अगर कोई दल इसे प्रतीकात्मक तौर से देखता है तो ये उस पत्रकार के लिए और उस दल के लिए और उन दोनों की के गठजोड़ को अपने आप प्रदर्शित करेगा। हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। और सर, एक सवाल प्रीति जो पूछना चाहती थी, उन्होंने लिख के भेजा है कि कांग्रेस लगातार बेफुजूल खर्चे को लेकर सरकार को आगाह करती रही है, फिर आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा दी जाने वाली सलाह को लेकर सरकार सकारात्मक रिस्पांस नहीं दे रहे? साथ ही डीए को लेकर मार्च के महीने में ही फैसला किया गया और अप्रैल आते आते उस पर रोक लगा दिया गया। इसका मतलब है कि वित्त विभाग में कोरोना मुद्दे की गंभीरता और उससे जुड़े आने वाले नतीजे को लेकर दूरदर्शी समझ की कमी है।
प्रीति जी, आपको दोनों सवालों के लिए साधुवाद। जिम्मेवार विपक्ष के तौर पर सरकार को आगाह और सजग करना हमारा कर्तव्य है। आप 113 लाख परिवारों के पेट पर अगर लात मारेंगे, अगर आप 113 लाख परिवारों को मरहम लगाने की बजाय जख्म देंगे, तो हम ये मुद्दा उठाएंगे। आप देश की रक्षा करने वाले 15 लाख फौजियों का पैसा काट लेंगे, 26 लाख मिलिट्री पेंशनर्स का पैसा काट लेंगे, 11,000 करोड़ रुपया और 20,000 करोड़ रुपया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बेफजूल खर्ची करेंगे, तो हम सरकार को आगाह करेंगे, क्योंकि ये हमारी भूमिका है। वो क्यों नहीं मान रहे, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि वो सार्थक और सही सुझावों को क्यों नहीं मान रहे। क्या ये अहंकार है या फिर सरकार की प्राथमिकताओं का पथ भ्रमित होने का जीता जागता सबूत? दूसरी बात, 17 मार्च को जब आपने 4% डीए बढ़ाया था, महंगाई भत्ता बढ़ाया था, उसे 21% किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने खूब वाहवाही लूटी और मंत्रियों ने खूब पत्रकार वार्ता करके अपनी पीठ थपथपाई। तो फिर अब आप 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक उस महंगाई भत्ते को भी, जुलाई के महंगाई भत्ते को भी और आगे आने वाले महंगाई भत्ते को भी, सबको काटकर, सारे एरियर्स को काटकर आप कर्मचारी को मरहम लगाने की बजाय जख्म क्यों दे रहे हैं? सवाल ये है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि सर इसी को सप्लीमेंट सर क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इसी से सप्लीमेंट है सर कि व्हाट विल बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द लॉकडाउन, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग योर सजेशंस एंड योर whatever you are demanding, asking regarding wasteful expenditure. What is the future course of action after lockdown regarding the कल भी विस्तार से इस पर जवाब दिया था, 1 मिनट उनको बोलने दें। The Congress Working Committee has yesterday categorically, unequivocally and clearly said and called upon the government through people of India to come back with a roadmap of the way ahead, as also lay down an exit strategy out of the lockdown that is ending on 3rd May and place it for consideration of the people. We hope the Prime Minister will do so and will unveil that strategy now than later. Thank you. And thank you to all my friends. मुमताज भाई, आपका सवाल not take all the questions. इंदौर से स्पेशल सवाल मुमताज भाई, वो कल हम बताएंगे आपको, पता करके कि क्या उसकी डिटेल्स है घटना की। कईयों के सवाल रह गए सर, अगली बार हम ले लेंगे इन सबके सवाल। मैं सारे साथियों का हाथ जोड़कर आपको एक बार फिर धन्यवाद भी करता हूं। कृपया हमेशा की तरह ये अनुरोध भी करूंगा, सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। धन्यवाद सर सभी।